पीपल्स करंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आरक्षण या रिजर्वेशन यह पूरे भारतवर्ष में आज एक अहम बात बन गई है। समाज के सभी प्रवर्ग आरक्षण की मांग को लेकर आज देश भर में आंदोलित भी होते हैं। इस आरक्षण की शुरुआत और इस आरक्षण का इतिहास एक संक्षिप्त में हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। और केवल यह उद्देश्य नहीं कि इसके संदर्भ में आपको केवल यह जानकारी दी जाए, बल्कि आरक्षण ने इस देश में एक तरह का एक सामाजिक जो बदलाव लाया, उस सामाजिक बदलाव के इतिहास को भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद के जो भी एपिसोड रहेंगे उसके तहत। और आरक्षण सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव लेकर आया, उस बदलाव के विहीन भी सामाजिक क्षेत्र में और किन चीजों पर इसका एक प्रभाव रहा, इन सभी चीजों को हम एपिसोड के माध्यम से एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं, हम जानकारी रखते हैं कि आरक्षण की जो पहल सबसे पहले हुई वो 19 अक्टूबर 1882 में 82 दिन को महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, इन्होंने हंटर कमीशन को जो पत्र लिखा था, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य अहम था, लेकिन इसी पत्र में शिक्षक क्षेत्र में या शिक्षक के पद पर ब्राह्मण के अलावा अन्य जातियों की जो संख्या है वो बिल्कुल नगण्य है। और इस चीज को लेकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को घेरा भी था और ये कहा था कि वो लोग हैं जो जानते हैं कि असलियत में क्या भारत के विद्यार्थियों को, देश के विद्यार्थियों को या महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। उनका एक तरह से ट्रेनिंग हो चुका होता है समाज के अंदर, क्योंकि वो श्रम वर्ग से आते हैं, किसानों से आते हैं, तो इसलिए उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनकी संख्या सरकार में बढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद छत्रपति शाहू महाराज अपने जन्मदिन पर आरक्षण की घोषणा करते हैं 26 जुलाई 1902 को। यह घोषणा, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पत्र 28 जुलाई 1902 को उनके शासन के तहत उसको लिखा गया, जिसमें आधिकारिक तारीख रही 2 अगस्त 1902। इसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण, प्रभु, शेनवी, पारसी और अन्य पिछड़े समुदाय को छोड़कर बाकी सभी को आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि वो पिछड़े हैं। इसके बाद आरक्षण की पहल जो आती है वो 1921 में मैसूर इनिशिएटिव को लेकर आती है, जिसमें आरक्षण की जड़ें है। मैसूर सियासत की कहानी जो है 1921 में मैसूर राज्य में आरक्षण के इतिहास की जड़ 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में जो ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन में निहित थी, जिसके कारण मैसूर के राजा ने 1918 में मैसूर राज्य के मुख्य न्यायाधीश मिलर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की, जो 1921 में मिलर समिति ने गैर ब्राह्मण समुदाय के लिए शैक्षिक संस्थानों और राज्य रोजगार में सभी सीटों में से 50% की आरक्षण सिफारिश की, और सिफारिश को राज्य द्वारा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इस आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया गया। भारत के संविधान को अपनाने के बाद भी ये आरक्षण की स्थिति वहां बढ़ी हुई है। और ये जो राज्य है, मैसूर राज्य में जो है कि ब्राह्मण के अलावा वहां सभी समुदायों को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया गया 1958 में, और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगारों में सभी सीटों में से 75% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी गई थी। 21 के बाद हम आते हैं, जो कि हम देखते हैं रामसे मैकडॉनल्ड पुरस्कार जो है यहाँ के प्रस्थापितों ने उसे कम्युनल अवार्ड के या सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में उसे घोषित किया। लेकिन असल में अगर देखें तो वो भारत की स्थिति में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की पहल करने वाली स्थिति थी, जो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया था।
इसे मैकडॉनल्ड पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी घोषणा गोलमेज सम्मेलन 1930 और 32 तक जो चला उसके बाद की गई थी और इसमें दलित वर्ग जो अब अनुसूचित जाति के रूप में जाने जाते हैं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया या विस्तार किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा इसे सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और यूरोपीय लोगों तक विस्तारित किया गया था। इसी के तहत 1942 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की सदस्यता वाली वाइसराय की कार्यकारी परिषद से सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 8.5% आरक्षण की सिफारिश 1942 में की गई थी और यह पहली बार था कि अनुसूचित जातियों को केंद्रीय सेवाओं और अन्य सुविधाओं में आरक्षण प्राप्त हुआ। यानी आरक्षण की अमल जो है, आरक्षण का जो अमल है, यह 1942 में शुरू हो चुका था। आरक्षण प्रणाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जो एससी और एसटी कह जाते हैं सहित ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदाय को शिक्षा, सार्वजनिक नौकरियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह आरक्षण बनाया गया था। और पुनः समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, जिसे हम पुनः करार के नाम से भी जाते हैं, जिसके तहत पिछड़े वर्गों के लिए अधिक सीटें आरक्षित करने के हेतु एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना भी की गया, जिसे हम संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो स्वतंत्र से संयुक्त की ओर गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इन प्रावधानों को संस्थागत बना दिया और 1942 तक वाइसराय की कार्यकारी परिषद ने सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 8.5% आरक्षण की सिफारिश की। संविधान के तहत आरक्षण भारत के सरकारी सेवाओं और विधायिकाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 330 प्रत्येक राज्य में इन समूह के जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा होती है उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें की जाए, जो कि हमने देखा है कि अनुच्छेद 330 आर्टिकल, इसमें राज्य जो भी है कि उसके तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो लोकसभा में जो सीटें हैं वो तय होती है। और इसी में अनुच्छेद 332 जो है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान भी करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य के केंद्र सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने की अनुमति भी दी गई। इसी संदर्भ में अगर हम देखें, ये संविधान का 77वां संशोधन जो हुआ 1995 में, तो उसके तहत अनुच्छेद 16 में खंड 4 ये जोड़ा गया ताकि सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति आरक्षण आरक्षित करने के लिए अनुमति मिल सके। 81वां संशोधन विधेयक जो है, संविधान का अमेंडमेंट जो है 2000 में जो हुई, उसमें अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया ताकि राज्यों को अगले वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पदों की भर्ती करने की अनुमति मिल सके, जो कि इसमें भी बहुत राज्य सरकारें अब तक तो बहुत राजनीति भी करती रही है। और इसी के तहत 85वां जो संशोधन अधिनियम जो है, जो संविधान की दुरुस्ती है 2001 में जो हुई, आरक्षण के माध्यम से पदोन्नति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वरिष्ठता देने के लिए खंड 4A को संशोधित किया गया। तो इसके तहत आरक्षण की जो पदोन्नति जो है उसके अंदर वो देने की सिफारिश की गई। महाराष्ट्र में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अलावा एसबीसी के लिए 2%, घुमंतु जातियों में से जो है एनटी, ये जो है विमुक्त जाति के लिए 3% आरक्षण,
एनटी जो नॉमिनेटेड ट्राइब्स होते हैं उसमें से बी कैटेगरी के लिए 2.5%, 2.5%। एनटी इसमें सी कैटेगरी जो धनगर आते हैं उनके लिए 3.5% का रिजर्वेशन, और एनटी डी जिसमें बंजारी समुदाय का समावेश होता है उनके लिए 2% का आरक्षण। और हम जानते हैं अभी तो हाल ही में 10% आरक्षण खुले वर्ग के लिए आर्थिक दुर्बलता के नाम पर दिया गया। हाल ही में उसका संविधान संशोधन भी किया गया। हालांकि वो कितना जायज है इस पर तो काफी सारी बहस हुई, लेकिन अदालत की सर्वोच्च न्यायालय की घटनापीठ ने उसे करार दे दिया कि यह सही है। संविधान के प्रथम संशोधन जो हुए अधिनियम 1951 में, तो भारत में आरक्षण की नीति जो शुरू थी, तो इस संशोधन में सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी, जो पहला संशोधन रहा। तो उसमें अनुच्छेद 15(4) जो जोड़ा गया, ये अनुच्छेद के अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दे दी गई। अनुच्छेद 46 भी इसमें जोड़ा गया, जो कि यह अनुच्छेद राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देने का निर्देश देता है, उनके विकास के लिए या उनको कुछ विशेष संधि देने के लिए, विशेष मौका देने के लिए। इसके बाद यह आरक्षण की नीति चल रही थी कि 1990 को मंडल आयोग का जो स्वीकार किया गया, और वीपी सिंह सरकार द्वारा इस आयोग का स्वीकार होने के बाद इसको तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज कर दिया गया, इसको आह्वान कर दिया गया। और इसके चलते 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, उनके लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। इस फैसले में यह भी स्थापित किया गया कि इस निर्णय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी स्थापित कर दिया तथा पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध यह निर्णय दिया गया। इस निर्णय की प्रमुख बातें इस तरह से है कि फैसले में कहा गया कि आरक्षण केवल रोजगार के प्रारंभिक चरण में ही लागू किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि पदोन्नति में यह आरक्षण नहीं होगा। इस निर्णय में अन्य पिछड़ा वर्ग के धनी सदस्यों को आरक्षण लाभ से बाहर रखने के लिए, हालांकि ओबीसी में कोई इतना धनी वर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी क्रीमी लेयर इसमें लगा दी गई और क्रीमी लेयर की स्थापना कर दी गई। निर्णय में यह भी स्थापित किया गया कि जाति सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का स्वीकार्य सूचक है। तो जो कहा जाता है कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड जो होते हैं वही सामाजिक तौर पे पिछड़े माने जाएंगे, ये तब का निर्णय था। इस निर्णय में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई। 2019 में भारत ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीटें आरक्षित की। यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई। हालांकि इस पर अब भी विवाद है, लेकिन संविधान पीठ ने, जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ है, जो पिछले दिनों ही योग्य करार भी दिया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सामान्य श्रेणी के लागू उन लोगों पर किया जाएगा जो ईडब्ल्यूएस के आय मानदंड को पूरा करते हैं। इस आरक्षण में, हालांकि ये तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड के लिए है, हालांकि ये अगर हम तथ्य देखते हैं तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड तो किसी भी जाति में ये हो सकती है, गरीबी हो सकती है, लेकिन इस निर्णय के तहत जो बात कही गई है कि ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मराठा और भूमियार जैसी उच्च जातियों के लिए ही ये लागू हो सकता है, ऐसी उम्मीद कानून से की जाती है। हालांकि ये जो आरक्षण नीति है या जो आरक्षण का इतिहास है, ये तो महज एक जानकारी के लिए तो हमने कहा, लेकिन आरक्षण का जो अमल हुआ
और इस आरक्षण के तहत जो लोग लाभार्थी रहे, उन लोगों की जो भूमिका, आरक्षण का सीधा अर्थ यही होता है कि आरक्षण एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। तो यह प्रतिनिधित्व के तौर पर उस समाज के लिए आरक्षण के लाभार्थियों के माध्यम से भारत के समाज में क्या बदलाव आए, इनको भी हम अगले एपिसोड में रखेंगे और धीरे धीरे हम यहां तक आ जाएंगे कि यह सामाजिक बदलाव जो मजबूती की ओर ले गया, तो आज हम जिस स्थिति में आ चुके हैं, तो उस स्थिति तक आने में क्या कारण रहे होंगे कि इस आरक्षण को लेकर हमारा एक वर्ग जो प्रशासनिक ही सही सत्ता में स्थिर हो, राजनीतिक आरक्षण भी तो है, वहां भी स्थिर हुआ, लेकिन क्या हुआ कि आज संविधान से लेकर सामाजिक स्थिति जो है कहीं न कहीं धोखे से बाहर नहीं दिखाई देती। तो इन बातों तक हम आपको जरूर ले जाएंगे, लेकिन जरूरी था कि आरक्षण नीति कब, कैसे और किस हालात में वह लागू की गई, ये संक्षिप्त वीडियो है। निश्चित तौर पे इसे देखें। यदि आपको यह जानकारी वाला वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्त, साथी और अपने रिश्तेदारों को इसे शेयर करें और इसे देखने की सिफारिश भी करें। और हम सामाजिक तौर पे हमारी जिम्मेवारी जो है वो न भूले। किसी भी क्षेत्र में हमारा योगदान एक हल्का ही सही मगर होना चाहिए। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करने की बात पर आप प्रेक्षक के रूप में या दर्शक के रूप में कंजूसी न बरते। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप दबाएं। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, इसे शेयर जरूर करें।